नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके बीच में लाए हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 का पार्ट 5 तो लाए हैं बच्चों, लेकिन 4 पार्ट हो चुके हैं। क्या आपने वो सब देख लिए भाई? अगर देख लिए तो तभी इस पार्ट पे आना, वरना सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में पार्ट 4 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था भैया कि सनराइज इंडस्ट्रीज किसे कहा जाता है। तो हमारे देश में सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो भैया आप ये क्वेश्चंस के मतलब उतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं कि भैया छोड़ो जाने दो, हमें समझ आ रहा है, हम बता के क्या करेंगे। तो बच्चों इससे एक नुकसान ये है कि मुझे नहीं पता चल पा रहा कि आपको चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आप अपना थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए भाई, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, बस इतना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या होती है जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? हमने लास्ट पूरी एक वीडियो देखी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां पे हम पढ़ते हैं कि 1956 में किस तरह से इनमें बदलाव लाया गया, किस तरह से रिफॉर्म पीरियड चला। तो 1956 में आपको पूरा समझ आ चुका था वहां तक। अब हमें पढ़ना है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में। तो कहता है इन 1955 द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, एक कमेटी बनाई गई थी जो रूरल एरियाज के डेवलपमेंट पे फोकस करती थी। उस कमेटी का नाम है कार्वी कमेटी। पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। कार्वी कमेटी, आपको नाम याद रखना है जी। कब? 1955 में। रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, मतलब रूरल एरियाज का, बैकवर्ड एरियाज का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो वहां पे आप बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा नहीं था उस टाइम पे। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि आप छोटी छोटी इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जरिए वहां पे रूरल एरिया को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और 1955 में इस कमेटी को काफी मतलब नाम मिला यहाँ से, कार्वी कमेटी। क्लियर? तो A small scale industry कौन सी होती है जी? A small scale industry with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit, मतलब आप कोई यूनिट सेटअप करना चाहते हो, कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, तो उसमें आप मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हो, उससे हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं। तो देखो भाई आपको क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है यहाँ पे। स्टार्टिंग में 1955 में जब इसको रिकमेंड किया गया तो भैया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लिमिट रखी 5 लाख रुपए, यानी जिस इंडस्ट्री में भी आप 5 लाख तक का पैसा इन्वेस्ट करोगे उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे। बट समय के साथ बदलाव हुआ, पैसे की वैल्यू बढ़ी, तो ऐसे में 1991 के जब हमने रिफॉर्म्स किए थे, अगला चैप्टर जो होगा वो 1991 का रिफॉर्म है, उसमें ये लिमिट बढ़ा दी थी, हमने कर दी थी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए लिमिट है। अगर आपसे पूछेगा 1991 के रिफॉर्म में कितनी वैल्यू थी जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, तो 1 करोड़। बट यही आज के टाइम पे वैल्यू, आज प्रेजेंट टाइम में यही वैल्यू 1 करोड़ की जगह हो चुकी है 10 करोड़ रुपए। यानी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हो 10 करोड़ रुपए तक, तो वो आपकी क्या बन जाएगी जी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है? और उसका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए, इसलिए हम उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। स्मॉल कैप्स के तौर पे हम उसे जानते हैं कि उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है? 50 करोड़ से ऊपर हो गया तो भैया वो स्मॉल स्केल नहीं कहलाएगी, वो मीडियम में कहलाएगी। तो वो हमें समझना नहीं, हमें सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में समझना है कि 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए और 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट आप उस इंडस्ट्री में कर सकते हो आज के टाइम में। तो क्वेश्चन करंट से बन रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं। ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। तो भैया महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहला है आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो जी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आज के टाइम में तो हम 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक समय ऐसा था कि जब 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाता था, यानी मशीनों पे बहुत कम पैसा लगाया जाता था। बट आज के कॉस्टली मशीन है, बहुत ज्यादा कॉस्टली मशीन है, आज भी काम लेबरों से ही होता है यहाँ पे ज्यादा। किससे होता है भाई? लेबर से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का काम करती है। यानी रूरल एरियाज में जहां पे लोग ज्यादातर काम एग्रीकल्चर में लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करके आप वहां पे कुछ ना कुछ रोजगार के नए साधन जनरेट कर सकते हो। तो मैं कल ही फेसबुक पे देख रहा था बच्चों, मैंने उत्तराखंड क्योंकि हमें मानते हैं कि भैया उत्तराखंड में टूरिज्म के अलावा कुछ है ही नहीं, तो वहां पे लोकल एक किसी पर्सन ने अपने लिए बेकरी फार्म खोली है और वहां पे महिलाओं को बहुत ज्यादा रोजगार मिल रहा है उस बेकरी फार्म में कि वो
बेकरी की दुकान खोली भाई, वहां पे ब्रेड वगैरह जो भी बन रहे हैं, तो ब्रेड्स की काफी डिमांड हो रही है मार्केट में, लोकल मार्केट में, तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम पॉसिबल हो पाता है। ठीक है जी। कुछ नीड्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म, कुछ उस टाइम पे शुरुआत में इनको थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, अगर आप उसे बड़ी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करोगे तो भैया उसको कंपटीशन दे पाना नामुमकिन है। इसलिए स्टार्टिंग में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको प्रोटेक्शन दिया। कैसे प्रोटेक्शन देती थी जी? दो तरीके थे। एक देती थी रिजर्वेशन के जरिए, रिजर्वेशन के जरिए इसमें क्या करते थे जी, रिजर्व कर देते थे, कुछ प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर दिया कि ये प्रोड्यूस सिर्फ करेंगे कौन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी छोटे पैमाने के उद्योग ही इन चीजों को उत्पादित कर सकते हैं, यानी आरक्षण दे दिया, रिजर्वेशन, कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये मार्कर है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होगा, तो कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्लियर? तो रिजर्वेशन। दूसरा वेरियस कंसेशन, तरह तरह की छूट देती थी, जैसे सब्सिडी दे देना कि भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है इनको वो नॉमिनल रेट्स पे मिल जाना। तो इन सब चीजों के जरिए वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के सेटअप होने में हेल्प करती थी, जो कि किसी भी रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो होप आपको ये चीजें सारी समझ में आ रही हैं। ये यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई। ये वैल्यूज जो बताई है मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्वे कमेटी इंपॉर्टेंट है, 1955 की डेट याद रखना, और किस तरह से इनको बड़ी फर्मों से प्रोटेक्शन मिलता था, ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो भाई इस पॉइंट में सब चीज क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, बट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। एक ऐसी पॉलिसी जिसके जरिए भारत में 1990 तक, 1950 से लेकर 90 तक हमने अपने इंपोर्ट्स को सब्स्टिट्यूट किया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। तो भाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार कोई चीज हम अभी तक बाहर से मंगा रहे थे, उसका हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस किया, तो बहुत अच्छा सुनने में साउंड होता है ये, बट बहुत सारी कमियां थी इसमें। ट्रेड पॉलिसी कैसी थी हमारी जी, ये सब हमें इस टॉपिक में समझना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इस पॉलिसी में क्या कहता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब आयात प्रतिस्थापन इसे बोला जाता है, हिंदी में बोले तो आयात प्रतिस्थापन। इस पॉलिसी में क्या करते हैं जी हम, कि अभी तक जो भी चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे जी, हम खुद ढूंढेंगे अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन से। मान लो ये मार्कर बाहर से आ रहा है ना, तो हम कोई नहीं, हम मार्कर नहीं यूज करेंगे, हम यूज कर लेंगे क्या, चौक, उसका सब्स्टिट्यूट है। आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में 11th क्लास में बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे बाहर से जो चीजें अभी तक मंगा रहे हो, बाहर से चीज मंगाओगे तो क्या होगा भाई, तो भाई बाहर से चीजें मंगाओगे तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो कैसे ग्रो करेंगी। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हमने क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई। तो कहता है कि फर्स्ट 7 प्लान्स, पहले जो हमने 7 प्लान चलाए 90s तक, उन 7 प्लान में हमारी पॉलिसी थी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। और इसी प्लान को हम कैरेक्टराइज करते हैं भाई इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। 1990 से पहले हम अपनाते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, बट 1990 के बाद 1991 में जब रिफॉर्म आए तो हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पे हमने जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो है आउटवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अभी तक हम बाहर से कोई चीज आने से रोकते थे, बट फिर हमने बाहर ही बेचना शुरू करना कर दिया। ठीक है जी। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी अगर आपसे पूछेगा किसे कहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को ही इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी बोला जाता है। तो भाई यहां से क्वेश्चन बनना कंफर्म है। फर्स्ट 7 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई कितने प्लान तक हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी को अपनाया, या क्वेश्चन बनेगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। अगला है कि एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वुड बी इनकरेज्ड टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। मतलब अभी तक आप जो गाड़ियां बाहर से मंगा रहे थे, आप भैया बाहर से मंगाना बंद कर दो, आप अपने देश में अपनी गाड़ियां बनाओ। बट देखो बच्चों, हर चीज के लिए कुछ फायदे होते तो कुछ नुकसान हुए। तो भाई यहाँ पे फायदा तो हमें ये हुआ कि हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो हुई, बढ़ी, उनका भी साइज बढ़ गया था भाई। तो लेकिन इससे कमी क्या हो गई भैया, इससे प्रॉब्लम क्या जनरेट हुई कि हमारे इंडस्ट्रीज ने इस बेनिफिट का गलत फायदा उठाया।
उनको भैया एक छूट मिल गई थी कि जो भी चीज आप प्रोड्यूस करोगे आपका बिकेगा, बाहर से कोई माल नहीं आने देंगे। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए था इंडियन इंडस्ट्रीज को, बट इन्होंने इसको गलत वे में ले लिया और इन्होंने क्या किया कि अब हमें जो कंपटीशन मिलता था बाहर से वो सब खत्म हो गया। तो इन्होंने अपने लिए पूरा आराम से इंडस्ट्रीज चलाई अपनी, कोई हमारे लिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन नहीं लेके आए, प्राइसेस कम करने की कोशिश नहीं करी, नई टेक्नोलॉजी नहीं लाए। तो इन सब चीजों से हम वंचित रहे 1990 तक। बट 1990 में जैसी अपॉर्चुनिटीज खुली, खत्म हुई इनकी, और 1990 में हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद पूरे वर्ल्ड के प्रोडक्ट आज हमें मिल रहे हैं। तो आज हम एक मार्कर लेने भी जाते हैं ना, तो मुझे 10 वैरायटी ऑफ मार्कर के मिल जाते हैं, बट पहले वही इंडिया का एक घिसा पिटा मार्कर मिलना था हमें। तो यही एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की कमी थी, जिस वजह से हम इसको बदलते हैं 90s में आकर के हम देखेंगे। बट अभी हमें समझना है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी क्या है, कि कोई भी चीज अभी तक जो आप बाहर से ले रहे थे उसको सब्स्टिट्यूट करना डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, ठीक है। तो आगे देखो, The two policy of import substitution can serve two definite objective। इससे आपके दो फायदे होते थे। क्या थे वो दो फायदे? पहला फायदा था भैया सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो आपका फॉरेन एक्सचेंज होता है, डॉलर होता है, अब आप बाहर से नहीं खरीदोगे तो बाहर को डॉलर भी नहीं दोगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बच जाता है ऐसे में। तो सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और दूसरा अचीविंग सेल्फ रिलायंस, जो हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हमने उसके लिए क्या किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई। होप आपको समझ में आ रहा है भैया। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्शंस फ्रॉम इंपोर्ट्स थ्रू टैरिफ एंड कोटा, मतलब कैसे हम अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते थे। तो उसको प्रोटेक्शन देने के दो तरीके होते थे, या तो टैरिफ फिक्स कर दो या कोटास फिक्स कर दो। अभी टैरिफ क्या है और कोटा क्या है, एक एक करके समझेंगे दोनों को। सबसे पहले चलते हैं जी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है भैया हमारी टैक्स पॉलिसी, यानी जिसमें एक टैक्स आपके लिए फिक्स कर दिया कि मान लो ये मार्कर कहां से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है इंडिया में। बट हमने क्या किया, ये इंडिया का मार्कर है, ये मार्कर था इंडिया का 30 रुपए का, बट ये मार्कर अमेरिका का आ रहा था बनकर के 20 रुपए का। तो सरकार ने क्या किया, जैसे ये बॉर्डर में एंट्री कर रहा था, इंडियन मार्कर था 30 रुपए का और ये फॉरेन मार्कर था 20 रुपए का, हमने क्या किया, इस पे 15 रुपए का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये चीज कितने की हो गई, 35 रुपए की। इंडियन मार्कर कितने का, 30 का। अब फॉरेन मार्कर कितने का हो गया, 35 रुपए का। कौन सा खरीदेंगे लोग, भैया लोग खरीदेंगे हमारा 30 रुपए वाला। इस तरह से हम अपनी इंडस्ट्रीज को क्या करते थे, प्रोटेक्शन देते थे, और ये बहुत गलत तरीका था जिसका हमारी इंडस्ट्रीज ने बहुत गलत फायदा उठाया, ठीक है। दूसरा कोटास, एक लिमिट फिक्स कर देना। चलो जी आप ये 20 का मार्कर बेचना चाह रहे हो तो ऐसे आप यहाँ पे 100 मार्कर बेचोगे, उसके बाद और मार्कर आप नहीं बेच सकते। तो 100 के बाद किसका बिकेगा, इंडिया वालों को बिकेगा। तो एक कोटा, एक लिमिट फिक्स कर देना, एक मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते। तो इस लिमिट की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिलता था। इसी पॉलिसी को हम कहते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, यानी जो भी प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है उसको वहां से आने से रोकना और हमारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देना कि आप अपनी प्रोडक्ट को एक तरह से पूरे इंडिया में बेचिए, ठीक है जी। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पूरी समझ आती है। बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इस चैप्टर का ओवरऑल व्यू देखेंगे आपके लिए, तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं उन सबको हम इस लास्ट पॉइंट में देखेंगे, ठीक है जी। बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। दोस्तों वैसे तो मैंने बहुत ढूंढने की करी कोशिश यहाँ पे कि हमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल पाए, बट भाई मैंने जितनी भी सारी चीजें थी वो सब आपको चैप्टर में पढ़ा दी है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिल रहा कि भाई इससे अलग हो इस चैप्टर में। तो जितना पढ़ाया है वहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बावजूद भी मैंने कुछ ढूंढा है इसमें आपके लिए। द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो जी हम अगर बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन को इंडिया में लाने वाले कौन थे, उसका नाम था भैया MS स्वामीनाथन। बट आपसे क्वेश्चन कहा करेगा कि भैया हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो भैया स्वामीनाथन ने इसको ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग। ये एक अमेरिकी एग्रीरियन मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड पर्सन थे। इन्होंने सबसे पहले अमेरिका में ग्रीन रेवोल्यूशन को यूज किया और वहां पे HYP सीड्स का इन्होंने पहली बार यूज किया। तो यहां से एक क्वेश्चन आपके पास जो बन सकता है वो यही है कि भैया फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। तो आपको MS स्वामीनाथन भी मिलेगा ऑप्शन, आपको नॉर्मन बोरलॉग भी मिलेगा। तो अब आपको क्या सिलेक्ट करना है जी, नॉर्मन बोरलॉग, क्योंकि ये है जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरे वर्ल्ड के सामने लेके आए।
स्वामीनाथन इंडिया में लाने वाले थे। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया, तो वो होगा एमएस स्वामीनाथन। और वैसे फादर कौन है जी? नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन। हमने पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पढ़ी, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, सारी इंडस्ट्री पढ़ी। हमने देखा कि भैया आजादी के समय जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 10% था। ये 11.8% थोड़ा सा बढ़ गया 2-3 सालों में, बट 1991 आते आते यही इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 24.6% हो गया। तो ये काफी एक साथ इंक्रीज देखने को मिला हमें। इसके बाद अब हम जो अभी मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाए हैं, उससे भी कहीं ना कहीं हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इंप्रूव कर रहा है। तो आपके लिए भैया आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतना बहुत है। ये सारे के सारे टॉपिक आपके इसमें क्लियर हो चुके हैं। तो मिलते हैं आपको नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आपका छोटा सा काम है कि भैया हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।